Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Kashmir Institute of Excellence. So today we are going to discuss about KLP 11 Tier Test Series Test number 7. Okay, my dear students. Now moving to the question number 1. So question number 1 आपके पास क्या है sir? That is current in a inductor. आपके पास एक inductor है जिसका self inductance L is equal to, that is 2 mH millihenry, okay, and is related to a time as sir I is equal to, sir current जो है that is a function of time as t square e the power minus t. Okay, good. At what time एग्जामिनर क्या बोल रहा है, किस टाइम पे आपके पास इस इंडक्टर में EMF का वैल्यू that is going to be 0. See my dear, as we know बेटा आपके पास EMF का इक्वेशन है that is equal to my dear minus L di by dt. Okay my dear, very important equation. Okay बेटा, अब सर ये इक्वेशन बेटा कहां से आते हैं, ध्यान मेरी ओर बेटा. अगर आप देखेंगे यहां से सर एज इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन वी राइट माय डियर सर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. Remove the proportionality and use the constant, so phi is equal to L times of I, where L is the coefficient of self induction. Now see here, as per the Faraday law, EMF जो generate होगा that is rate of change of flux with respect to time. That is going to be my dear E is equal d by dt of phi, and that phi is my dear Li. Okay my dear, और यहां पर नेगेटिव साइन. सर E इज इक्वल टू माय डियर सर आपके पास L बाहर दैट इज माइनस आगे एंड इट इज di बाई dt. एक्चुअली इक्वेशन बेटा ये जो E वाली है ये यहां से आती है, ठीक है माय डियर. सो E इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt. अब एग्जामिनर ने आपसे बोला सर हमें EMF जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0. किस टाइम पे सर EMF का वैल्यू वो 0 होना चाहिए. सी माय डियर, EMF 0 के लिए सर L तो 0 नहीं होगा, सो इसका मतलब सर L कांट बी द 0. सब कौन सा टर्म बेटा आपके पास बच गया, दैट इज di बाई dt. सो फॉर EMF बेटा 0 के लिए di बाई dt शुड बी इक्वल टू 0. ओके, लेट्स सॉल्व इट माय डियर. सी हियर नाउ. सो आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज I इज इक्वल टू करंट जो फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज t स्क्वायर e द पावर माइनस t. ओके माय डियर, वेरी गुड. नाउ सी हियर, व्हेन यू डू, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे सर दैट इज गोइंग टू बी बेटा di बाई dt u इंटू वी रू लगा लीजिए t स्क्वायर का दैट इज 2t e द पावर माइनस t एज इट इज माइनस देन t स्क्वायर ऐसे बेटा e द पावर t का e the power minus t as it is e the power minus t. Okay, good. Now see here, मैं यहां पर निकाल सकता हूं सर di by dt that is going to be sir कितना आएगा आपके पास, कॉमन निकाल लीजिए यहां से सर. एक तो e the power minus t कॉमन आएगा, वेरी गुड. और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं आप सर, एक t कॉमन आ सकता है. अंदर क्या बचेगा, दैट इज गोइंग टू बी सर एक तो 2 बचेगा और बेटा माइनस t बचेगा. एंड ये किसके बराबर होना चाहिए सर, di by dt शुड बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स सर e द पावर माइनस t इंटू t 2 minus t should be equal to 0. Either this term is equal to 0, either this term is equal to 0. जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां से t का वैल्यू आएगा that is going to be sir 0 by anything that is going to be 0 second, and 2 minus t is equal to 0 that is t is equal to 2 second. So t आपके पास कौन सा आ रहा है, 2 second, and that is my dear very right option number 3rd. ओके, वेरी गुड. सो टाइम 2 सेकंड पे आपके पास विच टाइम आपके पास EMF 0 बन जाएगा, दैट इज द टाइम ऑफ 2 सेकंड. ओके, गुड. नाउ वी हैव माय डियर स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन नंबर 2. आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इन ए गिवन फिगर आपके पास एक फिगर है x एंड y आर टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स. ओके, ईच ऑफ कैरिंग करंट 2 एम्पियर, दोनों में करंट 2 एम्पियर का चल रहा है. द फोर्स ऑन ईच कंडक्टर इज F न्यूटन. व्हेन द करंट इन ईच इज चेंज टू 1 एम्पियर एंड रिवर्स इन डायरेक्शन देन द फोर्स ऑन ईच इज. नाउ
अगर आपके पास पहले जो है दैट इज योर माय डियर, आपके पास जो पहले करंट चल रहा है दैट इज 2 एम्पियर। नाउ एग्जामिनर आपके पास क्या बोल रहा है, अगर आपके पास करंट का डायरेक्शन एक तो रिवर्स किया जाएगा एंड सेकंड थिंग्स माय डियर और 1 एम्पियर रखा जाएगा, आपके पास नया फोर्स क्या होगा? सी माय डियर, सी हियर व्हाट कैन आई डू? सो इफ आई गो टू द आंसर, आपके पास ऐसे दो बेटा दो पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनमें जो करंट चल रहा है दोनों में आपके पास दैट इज 2 एम्पियर, इसमें भी आपके पास बेटा 2 एम्पियर। वेरी गुड, ओके। लेट इस करंट को बेटा मैं मानता हूं I1 एंड दैट इज योर I2, ओके, एंड दिस इज योर X एंड दिस इज योर Y। Okay, see my dear, so force on X कितना आएगा? That is F is equal to my dear, that is going to sir mu naught I1 I2 divided by 2 pi r. Okay, my dear, as the force is given by my dear, that is given by sir mu naught I1 I2 divided by my dear, that is 2 pi r. Okay, good. Now see here, sir F क्या होगा? That is going to be sir mu naught I1 का वैल्यू इसमें भी 2 एम्पियर है, ओके my dear, एंड इसमें भी आपके पास 2 एम्पियर है। वेरी गुड, see here, so can I write my dear 2 into 2 divided by 2 pi r, that is F is going to be sir mu naught 2 2s r हो गया 4 divided by 2 pi r. This is F my dear, जब आपके पास करंट चल रहा है दोनों में 2 एम्पियर। नाउ एग्जामिनर आपके पास क्या बोल रहा है? सी my dear, आपके पास सर अब करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है अब सर वो हो रहा है 1 एम्पियर और डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है। मीन सर अब करंट का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, ये I1 ये I2, मीन डायरेक्शन आपने रिवर्स भी किया। सो नया जो फोर्स होगा दैट F डैश उसको नाम देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सर म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 pi r, that is going to be sir mu naught into I1 का वैल्यू that is 1 एम्पियर, I2 का भी 1, so 1 into 1 divided by 2 pi r, that is my dear mu naught divided by 2 pi r. Okay my dear, so now see my dear, पहले आपने निकाला सर that is F जब करंट आपके पास 2 एम्पियर दोनों में चल रहा था। अब आपने निकाला सर F डैश जब दोनों में करंट 1 एम्पियर चल रहा है। सर दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर ले, मैं यहां पर बेटा आपके पास डिवाइड करता हूं सर, दैट इज F डिवाइडेड बाय F डैश, दैट इज गोइंग टू बी सर, अगर F को F डैश से डिवाइड करेंगे आप म्यू नॉट कैंसिल होगा। वेरी गुड माय डियर, 2 pi r कैंसिल होगा, सो वहां पर बचेगा दैट इज 4/1। सो हमें F डैश नया फोर्स क्या आएगा? दैट F डैश इज गोइंग टू बी सर F/4 या 1/4 टाइम्स ऑफ F। ठीक है माय डियर, सो अब यहां पर आपके पास डायरेक्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी अनचेंज्ड। जब आपके पास जो पहले अगर आप डायरेक्शन निकालना चाह रहे थे दैट विल बी योर डाउनवर्ड्स बाय द फ्लेमिंग्स योर राइट हैंड थंब रूल, एंड सिमिलरली माय डियर यहां पर भी वही डायरेक्शन, सो डायरेक्शन आपके पास चेंज नहीं हो जाएगा। सो मींस योर द राइट आंसर इज सर F/4 एंड अनचेंज्ड इन द डायरेक्शन, सो ऑप्शन 1 इज वेरी मच राइट माय डियर। ओके, वेरी गुड, सो moving your question number, we're going to the next question, question number 3. The electric field due to an electric dipole r distance away along the axis is E. Very good. The electric field at distance 2r along the perpendicular bisector is, अगर आपके पास पहले along the axial line जो electric field is E when the distance was r. Now examiner क्या आपसे बेटा पूछ रहा है, अगर distance को सर 2r कर लेंगे आपके पास नया electric field का वैल्यू क्या होगा? See my dear, अगर आपके पास एक्शन लाइन की बात करेंगे, सी माय डियर हियर, अगर एक्शन लाइन की बात करेंगे सो मैं डायरेक्टली लिखूंगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दैट इज माय डियर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p डिवाइडेड बाय r का क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1. This is the electric field my dear due to the dipole my dear on the axial line.
नाउ सी सर, अगर आप कहां पर बोल रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस टू अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन सर जो इसको बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, डायपोल है, इसका चार्ज बेटा प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस जो डायपोल लेंथ दैट इज 2a, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस यहां पर बेटा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r. ओके माय डियर, सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वहां पर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन P डिवाइडेड बाय R का क्यूब. बट यहां पर R का वैल्यू जो है दैट्स माय डियर यूर 2R. सो मीन सर यहां पर आएगा दैट इज 1/4 एप्सिलॉन P डिवाइडेड बाय R के बदले दैट इज 2R का क्यूब. दैट इज गोइंग टू बी माय डियर 1/4 पाई एप्सिलॉन P डिवाइडेड बाय 8R क्यूब. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. इसको E नाम रखो बेटा, इसको E डैश ऑफ नाम रखिए. जरा डिवाइड कीजिए बेटा. सर E बाय E डैश दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सी माय डियर. जरा दोनों को आप डिवाइड कर ले. सर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर सेकंड. सर और आप इसको और थोड़ा सा बेटा मैं और इसको सिंपलीफाई बनाने की कोशिश के लिए मैं क्या करूंगा सर, 2 ऊपर भी 2 नीचे भी बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. दिस इज गोइंग टू बी 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, इट इज गोइंग टू बी सर 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 8 2 जा बेटा 16r क्यूब. ठीक है माय डियर. ओके जरा आप इन दोनों इक्वेशंस को आप बेटा कंपेयर कीजिए. इक्वेशन फर्स्ट 2p दैट इज गोइंग टू बी कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, r क्यूब कैंसिल. दैट इज गोइंग टू सर E by E dash is going to be बेटा दैट इज गोइंग टू बी 16 डिवाइडेड बाय 1 एंड E dash जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज गोइंग टू बी सर E by 16. दैट्स माय डियर. सो नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा कहां पर मेरा डियर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जहां पर डिस्टेंस दैट इज माय डियर 2r. सो आपके पास नया आएगा दैट इज गोइंग टू बी E by 16, दैट इज 1/16 टाइम्स ऑफ E. Okay, which is the right answer? That is my dear option number 4 is the right answer. Good. Okay, so move to the next. अब यहां पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डायपोल क्या है, कहां पर क्या चीजें हैं. सो आई एम ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल, मोर इजी, टू द पॉइंट. जितना आप जल्दी इसको अच्छे से अप्रोच लगा के जितना शॉर्टकट आप लगा सकते हो दैट विल बी मोस्ट फ्रूटेबल फॉर यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. if 1% लेंथ इज इंक्रीज ड्यू टू स्ट्रेचिंग, आपके पास लेटेड बेटा आपके पास एक रेजिस्टर है या कोई लेंथ L है, उसको आप 1% लेंथ बढ़ा रहे हैं. ठीक है माय डियर. ड्यू टू द स्ट्रेचिंग आपको बोला गया है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस कितना आएगा. अगर आपके पास कोई भी बेटा लेट इट बी, आपके पास एक वायर है, इस वायर का लेंथ है L. ओके, इस वायर का लेंथ बेटा लेट L लेते हैं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लेते हैं. ओके, अगर इसका इनिशियल रेजिस्टेंस था लेट दैट इज माय डियर R. ओके, अगर सर इसका जो लेंथ है वो आप चेंज कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं, बाय 1% ऑफ लेंथ को चेंज कर रहे हैं. लेंथ जो आप चेंज कर रहे हैं सर दैट इज गोइंग टू बी माय डियर 1% चेंज कर रहे हैं. आपको एग्जामिनर बोल रहा है नया रेजिस्टेंस क्या आएगा, R डैश क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा. ओके माय डियर, सी इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इजी वे बताता हूं हमारे, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत आते हैं. या तो बेटा स्ट्रेच करेगा बाय 2 टाइम्स 3 टाइम्स जहां पर आप n स्क्वायर r करते हो, या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलेगा. इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. सी आंसर पे आते हैं. सो आंसर आपके पास क्या आएगा, सी मारिया. सो पहले आपके पास लेट मारिया, पहले जो ओरिजिनल लेंथ मैं मानता हूं, सी मारिया हियर, ओरिजिनल लेंथ दैट इज माय डियर योर L. ओके, ओरिजिनल लेंथ L है, पहले इनिशियल ओरिजिनल लेंथ L था एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था एंड रेजिस्टेंस इस वायर का R था. ओके माय डियर, अब इसका जो लेंथ है दैट इज चेंज्ड बाय 1%. ओके, 1% से बढ़ा रहा है. आपको बोलना है सर नया रेजिस्टेंस क्या आएगा, R डैश क्या आएगा. सो जब ओरिजिनल लेंथ से आपने 1% बढ़ाया, 1% बढ़ाया, सो नया क्या होगा, नया लेंथ. सी मैं अगर यहां पर मेरा वजन लेट इट बी मारिया 65 kgs है, अगर मैं बोलूंगा मैंने 10% खुद को बढ़ाया, नया वैल्यू क्या होगा. एक तो ऑलरेडी मैं 65 kg हूं प्लस
10% ऑफ 65 वो ऐड होगा, सो 65 प्लस 10% ऑफ 65 वो नया वैल्यू आपके पास आएगा. गुड. सी सो ओरिजिनल लेंथ L है, सो नया लेंथ जो होगा L डैश, दैट इज गोइंग टू बी, एक तो ओरिजिनल लेंथ होगा दैट इज L प्लस 10%, कितना परसेंट बढ़ा रहा है, दैट इज 1% बढ़ा रहा है. ओके 1% बढ़ा रहा है, 1% ऑफ, okay my dear, 1% of original length, that is L. So it is going to be L plus 1 divided by 100 of L, and that is going to be L plus 1 by 100, that is my dear 0.01 of L, and L plus 0.01 L, that is going to be 1.01 L. Okay, this is my dear your new length. Okay my dear, okay very good. See here, so आपके पास L dash आया. Now see my dear here, see ध्यान अच्छे से, एक बात याद रखेंगे सर, वॉल्यूम बिफोर एंड द आफ्टर दैट्स गोइंग टू बी सेम. जो इनिशियल वॉल्यूम था दैट इज एरिया इनटू लेंथ, जो आफ्टर जो होगा चेंज के बाद दैट इज लेट इट बी E dash and the L dash, that is not going to change. Means sir, volume before and after is going to be same. Volume before and volume after, that is going to be same. Can I write my dear A dash into L dash is going to be A into L, no change. Why my dear? Because मैंने बोला initial volume that is A into L is going to be equal to final volume, ये change नहीं होगा. So means A dash आपके पास आएगा, that is going to be A into L divided by L dash. Very good. That is going to be A into L divided by L dash. L dash का वैल्यू आपके पास है, that is 1.01 of L. Okay good. So आपके पास L dash भी आ गया, आपके पास A dash भी आ गया. Okay good. अगर इनिशियली आपके पास लेंथ L था, A एरिया था, रेजिस्टेंस R था. ओके सो ये R का वैल्यू आप ले लेते मारिया, दैट इज रो L बाय A, दैट वाज इनिशियल रेजिस्टेंस. ओके अब लेंथ चेंज हो गया, दैट इज L डैश. ओके माय डियर, एंड एरिया भी आपके पास A डैश, वो भी मैंने निकाला. नाउ सी माय डियर, न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा सर? आपके पास न्यू रेजिस्टेंस दैट इज माय डियर सी सर, R dash is going to be rho into L dash divided by A dash. So R dash क्या आएगा? That is rho into L dash का वैल्यू देखिए आप, सी माय डियर, L dash का वैल्यू देखिए आप, L dash का वैल्यू देखिए आप, वेट अ सेकेंड, L dash का वैल्यू उठा लीजिए, कितना है माय डियर? That is 1.01 L. कितना है माय डियर? 1.01 L. वेट अ सेकेंड, 1.01 L डिवाइडेड बाय A डैश का वैल्यू देखिए माय डियर, A डैश का वैल्यू, वेट अ सेकेंड, A डैश का वैल्यू उठा लीजिए, दैट इज A इंटू L डिवाइडेड बाय 1.01 L. ठीक है माय डियर, दैट इज सर A इंटू L, that is A into L divided by 1.01 L. Okay, my dear. Solve करते इसको. So that is R dash is equal rho into my dear 1.01 L into बेटा ये ऊपर जाएगा. That is 1.01 of L divided by A into L. Okay, my dear. So R dash that is going to equal to sir rho into 1.01 into 1.01 L. That is going to be 1.02 L square divided by A into L. L होगा cancel. That is going to be sir 1.02. यहां पर L एक बच गया sir, और rho L by A, and rho by L, rho L by A क्या था? Very good Maria, rho L by A क्या था? That was your initial resistance. So means R dash is going to be 1.02 of R. Very good. So अब change of resistance निकालना है. So means sir हमारे पास initial resistance भी है. Now my dear I have the final resistance. What will be the change? So delta R, change of resistance, that is R dash minus R divided by R into percentage multiply by 100. Okay, good my dear. See here. So R dash का value that is 1.02 of R minus R divided by R into my dear 100. Okay, 1.02 R में से एक R घटाएंगे, that is going to be my dear 0.02, that is going to be
0.02 r divided by r multiplied by 100. R cancel, 0.02 into 100, that is going to be, my dear, 2%. So change will be 2%. कितना change आएगा my dear? That is going to be 2%. See what is the answer? Answer, wait a second. Answer, that is going to be 2%. That is option number second. Okay, good. ठीक है Maria. Moving to the next question. That is your question number 5 now. Wait a second. Okay. In a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt, okay, gives balance point at 30 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at which length of the wire the balance point occurs. आपको बैलेंस पॉइंट निकालना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको नीट में आया था. ये बात याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर में आपके दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है मारिया. वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज योर, दैट इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, एंड सेकंड वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट is to find the internal resistance. And you know that दोनों के दोनों यहां पर आपको साइड में बोल के जा रहा हूं. सर जब भी आप EMF of two cells कंपेयर कर रहे हैं, सर बैलेंसिंग लेंथ इसको कंपेयर कर रहे हैं with respect to my dear with the EMF, and we know that is E1 by E2 is equal to L1 by L2. This is one of the important application of the potentiometer. And second application is to find the internal resistance, that is R into my dear L1 by L2 minus 1. These are the very important application of the potentiometer. एंड बैलेंसिंग लेंथ आप ये याद रखेंगे, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होता है, आपने लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया होता है. सी जब आप दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर रहे हैं, आपके पास जो पोटेंशियोमीटर होता है, सी आपके पास स्लाइडिंग जॉकी होता है जिसको आप रोटेट, आप ऐसे स्लाइड करते हैं स्लाइडिंग जॉकी को. एंड सी यार किसी पॉइंट पे आप जो आप बैलेंस लेंथ अटेन करते हैं, आपके पास क्या होता है, जब आपने एक सेल के साथ कनेक्ट किया, पहली सेल के साथ, लेट उसका ईएमएफ E1 है, जो ही आप इसको स्लाइड करते हैं जॉकी को, किसी पॉइंट पे आपके पास गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है. इसका मतलब जहां पर आप रुक गए, जहां पर गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, दैट इज बिकम द बैलेंस पॉइंट. ठीक है सर, जीरो क्यों दिखाता है? सी माय डियर, ये डिफ्लेक्शन जीरो क्यों दिखाता है? एक्चुअली उस पॉइंट पे जो उस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज गोइंग टू इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ योर सेल. दैट इज वाई वो आपको पास जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. ये बात याद रखिएगा, वही हमें निकालना है. दैट इज टू इजी है, लास्ट ईयर भी आया था. सो सी माय डियर, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सी माय डियर, we know that sir E1 by E2 is equal to my dear L1 by L2. okay, so पहले आपके पास जो सेल है इसको नाम रखेंगे बेटा, that is your E1. ओके, E1 का वैल्यू 1.5 वोल्ट है, एंड ये आपको बैलेंस पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है उस लेंथ पे, दैट इज योर 36 सेंटीमीटर, दैट इज योर L1. वेरी गुड. नाउ सेकंड बैटरी का आपके पास जो EMF है, दैट इज E2, दैट इज 2.5 वोल्ट. आपको बोलना है इसका बैलेंसिंग लेंथ नया क्या आएगा. सो आई हैव टू फाइंड माय डियर L2. okay, see, just put the values and get the answer. That's too easy. So E1 का value my dear, that is your 1.5 divided by E2 का value, that is my dear 2.5 is equal L1 का value, that is 36 divided by L2. बैलेंसिंग लेंथ निकालना है. ठीक है my dear, very good. अभी मैंने बोला बैलेंसिंग लेंथ क्या है. So जरा क्रॉस कीजिए मारिया, इट इज गोइंग टू बी सर 1.5 of L2 is equal 36 into 2.5. So L2 is going to be Maria 36 into 2.5 divided by 1.5. Okay, so that is going to be Maria sir 05005 are 15. okay, 50055 are 25. okay Maria sir, that is going to be 000 ones are 3 and 3 12s are 36, and it is going to be L2 is equal 12 into 0.5 divided by 0.1. 12 into 0.5, that is my dear 6 divided by 0.16 divided by 0.1, that is 60 centimeter. So 60 centimeter is the right answer.
ओके माय डियर, सो 60 सेंटीमीटर पे इसका बैलेंस लेंथ आएगा। वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मींस सर उस पॉइंट पे उस वायर का जहां पर आपने स्लाइडिंग जॉकी रो की है उसका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2, जिसका EMF E2 है। गुड, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। In an electromagnetic wave in free space, the RMS root means square value of the electric field is, जो आपके पास ERMS mention है मारिया, that is 6 volt per meter. The peak value of the magnetic field, you have to attain the peak value. See मारिया, peak value attain करने के लिए, see मारिया, be very clear. आपको पीक वैल्यू यहां पर अटेन करना है। कब अटेन करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ERMS है दैट इज 6 वोल्ट पर मीटर। सी वेरी इंपॉर्टेंट सर, अगर आपके पास माय डियर पीक वैल्यू अटेन करना है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पीक वैल्यू होना चाहिए। एंड रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको बहुत बार आते हैं, इन चीजों को आप याद रखेंगे। आपने एसी में भी ये बहुत बार जिक्र करते हैं आप, सर आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू ये निकालते हैं हम। सी मारिए सर, हमारे पास पता है व्हेन यू फाइंड द आई नॉट पीक वैल्यू, सबको याद है सर, दैट इज इक्वल टू, याद कीजिए बेटा, आई आरएमएस सबको पता है, दैट इज आई नॉट पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, कीजिए नीट में याद सर, जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या आएगा, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ इट्स आरएमएस। लास्ट ईयर क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आया था, ठीक है। सो यहां पर अगर आपके पास पीक वैल्यू आई नॉट होगा दैट इज √2 टाइम्स ऑफ आई आरएमएस। सिमिलरली अगर वी नॉट होगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज √2 टाइम्स ऑफ इट इज वी आरएमएस। ओके, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट इज पीक वैल्यू दैट इज √2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस। ठीक है माय डियर, दैट इज वेरी इजी, ये आप याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अल्टरनेटिंग करंट का, जहां पर आप आरएमएस वैल्यूज निकालते हैं। सो मीन सर यहां पर अगर मुझे पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए दैट विल बी इक्वल टू मारिया √2 टाइम्स ऑफ इट इज ERMS। दैट इज गोइंग टू बी माय डियर E का वैल्यू √2 into ERMS। ERMS का वैल्यू दैट इज माय डियर 6 वोल्ट पर मीटर, दैट इज 6 √2 वोल्ट पर मीटर, दैट इज माय डियर पीक वैल्यू। ओके, आपको क्या बोला गया है? द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? वी आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर, E इज इक्वल टू दैट इज ऑलवेज माय डियर C टाइम्स ऑफ B. Okay, where C is the speed of your light and B is your magnetic field. So B निकालना है, so B is going to be my dear E divided by C. So E का value that is 6 √2 divided by my dear, okay, divided by speed of light that is 3 into 10 the power 8. Okay my dear, 3 into 10 the power 8 meter per second. 3 ones are 3 twos are. That is going to be sir 2 √2 into 10 the power 8 ऊपर जाएगा, that is going to be my dear 10 the power -8. Okay my dear, see अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 2 into √2 that is 2 into 1.41 that is going to be beta 2.83. So that is going to be 2.83 into 10 the power -8 Tesla. That is the right answer. Okay, good. Very easy, very easy. Just be very crystal clear. ये कंसेप्ट नीट में डेप्थ में नहीं है, ऊपर ऊपर से होता है। जस्ट विजुअलाइज, जस्ट बी टारगेट ओरिएंटेड। पूछ क्या रहा है, आंसर कैसे। ओके माय डियर, सी हियर नाउ नेक्स्ट माय डियर, सी हियर which logic gate is represented by the following combination of the logic gates. आपके पास एक डायग्राम है, ये लॉजिक गेट्स का अरेंजमेंट है, आपको बोलना पड़ेगा ये कौन सा गेट है। सी माय डियर, इन क्वेश्चंस को आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे ट्रुथ टेबल पे क्वेश्चन आ जाए, चाहे वेव फॉर्म में क्वेश्चन ऐसा आ जाए। सो मींस यू मस्ट बी वेरी क्लियर, इसका जो आउटपुट है दैट इज गोइंग टू माय डिसाइड ये कौन सा गेट है। सी माय डियर, यहां पर आपके पास इनपुट्स जो आपके पास है दैट इज ए और बेटा बी, ये दोनों के दोनों आपके पास सर क्या है, आपके पास इनपुट्स है। वेरी गुड। ओके, ये आपके पास दो इनपुट्स है सर, ए एंड बी। जो ही इनपुट्स, ये कौन सा गेट है, दिस योर नॉट गेट एंड दिस इज योर नॉट गेट, एंड ये कौन सा गेट है सर, ये तो लग रहा है और, ठीक है, बट और क्या आगे इन्वर्शन सिंबल है, सो ये गेट आपके पास कौन सा गेट बन गया, नॉर गेट। ओके माय डियर,
सी नाउ हियर सर ए के जब आपको पता है नॉट गेट का काम है ये अपने इनपुट को इन्वर्ट करता है, इन्वर्ट मींस इन्वर्स करता है, उल्टा करता है। अगर हाई होगा लो करेगा, अगर लो होगा तो हाई बनाएगा। सी मारिया सर यहां पर लेट मारिया सी ए इनपुट गया, ये इसको क्या करेगा इन्वर्ट मींस यहां पर मुझे मिल गया आई एम गोइंग टू चेंज माय मार्कर सी मारिया, यहां पर ए को बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ए बार। ओके मारिया एंड बी गया सो नॉट गेट है तो बन जाएगा बी बार। ओके वेरी ग्रेट। नाउ सी ए बार और बी बार अब कहां जा रहा है बेटा, जा रहा है नॉर गेट में, मींस पहले और एंड देन अगेन वी हैव द इन्वर्शन सिंबल। ओके माय डियर सो जो ये और के अंदर जाएगा आपको पता है और हमेशा उसका जो लॉजिक सिंबल है ये दो इनपुट्स को बेटा ऐड करता है, ठीक है माय डियर। सो यहां पर एक इनपुट जा रहा है ए बार, ठीक है माय डियर, एंड दूसरा जा रहा है अब बी बार, ठीक है। सो आपके पास जो आउटपुट होगा y दैट इज गोइंग टू बी सर ए बार ओके प्लस ए बार, ध्यान मेरी माय डियर दिस इज विच गेट बेटा और गेट ए बार प्लस बेटा बी बार। ओके बट जो ही आगे और एक इन्वर्शन सिंबल लग रहा है मींस इस ए बार और बी बार को ये फिर से इन्वर्ट कर रहा है मींस होल बार। ओके माय डियर सो आप इसको ये लिख सकते हैं सर ए बार प्लस बी बार का होल बार। कैन आई राइट माय डियर दिस इज सर ए बार प्लस ए बार, वेट अ सेकेंड, a bar dot wait a second a dot b bar ka whole bar using the De Morgan's theorem। okay my dear can I write sir it is my dear अलग अलग करके a bar bar dot b bar bar okay cancel that is going to be beta a dot b and a dot b किस गेट का boolean expression होता है that is going to be my dear your and gate। okay very good so means ये जो आपके पास होगा that's going to be your and gate। okay very great next moving to the next now see here this is very clear from the diagram sir three capacitors of capacitance C1 C2 and C3 are connected in a series। आपके पास तीन capacitors है so capacitor arrangement series and the parallel series में लगे हैं with the battery of EMF E। आपके पास battery का EMF E है as shown in the below the graph of the electric potential V from point X to Y has been also shown in the figure। आपके पास एक फिगर में है तो correct relation क्या है so it is clear from the graph sir C1 will be greater than C3 will be greater than C2 so I will write so which option C1 will be greater than C3 will be greater than C2। okay good my dear very easy question। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें क्या सर सीरीज में क्या होगा देन व्हाट विल हैपन विद द पोटेंशियल ग्राफ है सर दिस वेरी इजी पुट द वैल्यूज गेट द आंसर ग्राफिक को एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद सर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 turns and radius is my dear 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.10 my dear Tesla and normal to the plane of the coil। if the current in coil is 5 ampere then the torque acting on the coil will be see my dear this very important question and आपके पास एक coil है जिसके पास 20 turns है and radius आपके पास 10 centimeter है। चाहे बेटा रिमेंबर जब भी कोई कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाती है यहां पर लिखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाती है सो दिस इज अ डायरेक्ट कंसेप्ट रिमेंबर सर चाहे आपके पास फोर्स बोला जाए चाहे आपके पास टॉर्क बोला जाए दैट इज गोइंग टू बी जीरो। This is a direct remember this point the torque either your magnetic force torque either you are calculating the magnetic force that is going to be zero but अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं on an electron तब आप बेटा वो कैलकुलेट करोगे VD into B। okay my dear so but यहां पर ऐसा क्वेश्चन नहीं यहां पर सिर्फ टॉर्क पूछा गया है so torque is going to be a uniform electric field on this coil is going to be बेटा that is going to be zero even your magnetic force। ठीक है my dear so next question magnetic susceptibility of ferromagnetic substance is my dear remember ferromagnetic substances का जो magnetic susceptibility होता है that is always even greater than 1 एक तो पॉजिटिव होता है और very much larger than 1 so means यहां पर अगर ऑप्शन है यहां पर lesser than 1 0 so greater than 1 is that is your option number 1। okay my dear so moving to the next question
द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस लिया है, कैपेसिटेंस लिया है, इंडक्टेंस लिया है. Obviously my dear is a combination of your LCR circuit. L means your inductor, C means your capacitor, and R means your resistor. Okay, good. So आपके पास इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, so resistor के अक्रॉस that is 80 volts, and across the my dear your in capacitor that is your 40 volts, and my dear across your inductance that is 100 volts. Okay, आपको क्या बोला गया है, पावर फैक्टर क्या है? मैंने अभी बोला these questions are very very simple. These are just put the values and get the answer. इतना है कि आप कितने कंसेप्ट्स आपके पास ब्रश अप है, आप कितनी क्रिस्टल क्लियर है आप. सी मारिया, अगर मुझे पावर फैक्टर निकालना है, सो आई एम गोइंग टू डायरेक्ट यूज माय डियर इक्वेशन. इक्वेशन सो वी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माय डियर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर. मींस यहां पर जो वोल्टेज कॉम्बिनेशन आ गया, एक तो एल का भी आ गया, सी का भी आ गया और आर का भी आ गया. अगर आपके पास वो एलसी टाइप सर्किट है, फिर वहां पर आप दो का लेते हैं, ठीक है, वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है, वो यहां पर डिस्कस करने नहीं है हमारी. सी हियर नाउ, सो मीन्स आपके पास पावर फैक्टर दैट इज वी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर. सी हियर वी आर का वैल्यू बेटा पुट कीजिए आप. वी आर का वैल्यू दैट इज माय डियर योर 80, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय सर अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर दैट इज 80 का स्क्वायर दैट इज माय डियर 6400 प्लस VL का वैल्यू दैट इज माय डियर योर 100. ओके माय डियर, VL मींस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, मींस सर वो कितना है बेटा, दैट इज 100. सो मींस 100 माइनस एंड VC कितना है, दैट इज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज सेकंड वन, दैट इज 40. सो मींस 40 का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी बेटा 80 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 40 दैट इज माय डियर 60. ओके बेटा, 60 का स्क्वायर दैट इज 3600. सो मींस 6400 प्लस 3600 दैट इज गोइंग टू बी 80 डिवाइडेड बाय 6400 प्लस 3600 दैट इज 10,000 अंडर रूट ऑफ 10,000. So that is going to be sir 80 divided by under root of 10,000 that is 100. 0 cancel, 8 by 10 that is 0.8. So power factor will be my dear that is going to be 0.8. Very much right. Okay, good. Easy है, बिल्कुल आसान है. Just be very clear about your concepts. So concepts में आप बहुत ज्यादा crystal clear रहेगा. Sir, a capacitor is a perfect insulator for. Sir, it is very much clear. That's too easy. It is for the direct current. Direct current के लिए बेटा याद रखिएगा आपके पास capacitor जो है it becomes a perfect insulator. Okay, my dear. So next question. अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि it will take a lot of time. So डिटेल में क्यों होता है, क्यों नहीं होता है. So I will not give the explanation. So याद रखिएगा. So perfect insulator capacitor कहां पर बनता है, with the DC supply. उसके बाद नेक्स्ट a metal rod of length 2 meter. आपके पास एक metal rod है जिसका लेंथ है हमारी 2 मीटर, is rotating with the angular velocity omega. आपके पास मेंशन है हमारी, that is your omega कितना है, that is 100 radian per second in a plane perpendicular to the uniform magnetic field of जिसका magnitude है 0.3 टेस्ला. the potential difference between the ends of the rod क्या आएगा. सर ये बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसका कैसे आप निकालोगे. सी माय डियर, आई एम गोइंग टू राइट द डायरेक्ट आंसर. सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड दैट इज गोइंग टू बी 1/2, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, BL स्क्वायर ऑफ ओमेगा. ये याद रखेगा सर. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड, बेटा एक रॉड है, मेटल रॉड जो रोटेट कर रही है एक मैग्नेटिक फील्ड विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस. सो आपके पास वो मोशनल वाला EMF का कंसेप्ट है बेटा. सो दैट इज इक्वल 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा. सी माय डियर, that is going to be 1/2 magnetic field का value that is 0.3 into my dear L का value that is 2. so 2 का square that is going to be 4 into omega, and omega का value that is my dear 100 radian per second. so 2 ones are my dear
2 2s are 4, so that is going to be 2 into 3, that is 0.6 into, my dear 100, that is going to be beta 60 volts. So potential difference that is going to be 60 volts. Very good, बिल्कुल आसान है. सो मैंने अभी बोला जो नीट में क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू सॉल्व मोर देन 3 सिटअप्स रियली. And just follow on the shortcuts. Don't go with the long approaches because hector of time आप लेते हैं. ऐसा नहीं करना है. Just जो ही आपने क्वेश्चन आपने पढ़ना स्टॉप किया, you must know the concept, you must know the formula, and you must know the valid approach. कैसे आप इसको जल्दी बेटा सॉल्व कर सकते हैं. So moving to the next. 2 coils of self inductance and 2 millihenry, okay, उसके बाद 8 mH, okay, good, are placed so close together their effective flux in one coil is completely linked with another. सर आपके पास जब भी 2 coils है आपस में बहुत क्लोज है एंड दोनों coils का जो आपके पास फ्लक्स है सर वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली लिंक्ड होता है. सो मीन सर ऐसे केस में याद रखिएगा, आपको एग्जामिनर बोल रहा है देन व्हाट विल बी द नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस. सर अगर आपके पास ये कॉइल है, शाबाश मारिया, इसका लेंथ है L1 एंड दूसरी कॉइल बिल्कुल आपस में इसको वेरी क्लोज है, इसका लेंथ है L2. अब ओवरऑल जो इफेक्टिव आपके पास बोला गया है, नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज 2 कॉइल्स क्या होगा. सी हमारे वे द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन सर. M जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब आप 2 कॉइल्स की बात कर रहे हैं सर, दे आर कंप्लीटली वेरी क्लोज, मींस एक आपस में उनका जो फ्लक्स है वो लिंक हो रहा है सर, वो होता है बराबर अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2. दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ वेरी फेवरेट इक्वेशन मारिया. L1 का वैल्यू दैट इज 2, ओके, क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू, दूसरे कॉइल का इसका वैल्यू था 2 mH, ओके मारिया, इसका था 8 mH, ओके, 2 into 8 that is my dear under root of 16 and that is going to be 4 mH. So very easy. Which option my dear? That is option number 3rd. ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है हमारे. ओके, सो नेक्स्ट अब चलते हैं आगे. द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, ये तो सबको पता है बेटा, जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं सर, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है. ट्रांसवर्स इन नेचर मीन्स दैट इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपगेशन होता है. ठीक है हमारी, ये सबको पता है, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन. जरा पहले देखिए आप, क्योंकि दैट इज व्हाई वी से सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. जरा परपेंडिकुलर आप देखिए बेटा, पहले परपेंडिकुलर कहां है, एक तो इस ऑप्शन में परपेंडिकुलर है, ऑप्शन नंबर 3 में परपेंडिकुलर है, और ऑप्शन नंबर 1 है. या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या तो आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 होगा. ठीक है हमारी, परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. दैट इज व्हाई देयर इज द ट्रांसवर्स इन नेचर. नाउ सी, अब क्वेश्चन उठता है सर इन फेज में होता है कि अपोजिट में होता है. बट ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और मैग्नेटिक फील्ड ये तो परपेंडिकुलर होता है, along with the perpendicular it is always in the same phase, means sir in the phase होता है. So means option 3rd is the right answer. Okay, good. Okay Maria, so next what we are going to have. Okay beta, see a ray of light traveling in a air, a ray of light travel कर रही है एयर में, have wavelength lambda, जिसका वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी n है एंड वेलोसिटी v है और इंटेंसिटी आपके पास I है. ओके गुड. If this ray enters into the water, then these parameters, now next parameters आपके पास बन जा रहे हैं. लैम्डा बन गया लैम्डा डैश, फ्रीक्वेंसी n बन गया n डैश, वेलोसिटी v बन गया v डैश एंड इंटेंसिटी I बन गया I डैश रेस्पेक्टिवली. ओके माय डियर, विच रिलेशन इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, कौन सी रिलेशन करेक्ट है. सी मारिया, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इस कंसेप्ट की तरफ आप ध्यान रखेंगे मेरा डियर. सी, जब भी आपके पास रे ऑफ लाइट सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर ट्रैवल कर रही है, मींस सर मेरे पास अगर रे ऑफ लाइट है बेटा, ये कर रही है सर ट्रैवल कहां से, एक मीडियम से बेटा, वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ओके,
सो एक पॉइंट आप सारे क्लियर करेंगे सर, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम बेटा ट्रैवल कर रहा है, तीन चीज बेटा, तीन पैरामीटर्स इसके चेंज होने वाले हैं। एक पैरामीटर जो चेंज होगा दैट विल बी योर लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ, वो चेंज होगा। एंड सेकेंड पैरामीटर इज दैट इज इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेगा सर, लैम्डा भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, इनफैक्ट माय डियर योर इंटेंसिटी भी चेंज होगा। सर लैम्डा भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, योर आई पैरामीटर दैट इज योर इंटेंसिटी इज आल्सो गोइंग टू चेंज। सर कौन सा पैरामीटर बेटा जो चेंज नहीं होने वाला है? दैट इज, रिमेंबर माय डियर सर, फ्रीक्वेंसी जो है वो बेटा अनचेंज रहेगा। मींस जो इनिशियल था सर, जो इसने ट्रैवल किया किस में बेटा, मीडियम में, वो सेम रहेगा। सो मींस फ्रीक्वेंसी जो पहले था n, उसके बाद ट्रैवल करने के बाद वो बन गया था n डैश, ये बेटा सेम रहेगा, ये कोई चेंज्ड वैल्यूज नहीं होंगे। सो मींस n विल बी n डैश, फ्रीक्वेंसी n से, सो व्हिच इज द राइट, दैट इज n इज इक्वल टू n डैश। ना ये होगा सही, वाई मैंने अभी बोला इंटेंसिटी भी चेंज होती है, एंड वेवलेंथ ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी चेंज होता है, इन फैक्ट माय डियर वेलोसिटी भी चेंज होता है। ठीक है मेरा डियर, एक ही चीज पैरामीटर नहीं होगा, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट। उसके बाद सर, a convex lens is dipped in a liquid, एक लिक्विड में डिप किया गया, ओके, whose refractive index is equal to the refractive index of, सर किसका, लेंस का। आपके पास एक कन्वेक्स लेंस लिया गया जो डिप किया गया एक लिक्विड में डाला गया, ओके गुड, whose refractive index, जिसका refractive index म्यू बराबर है refractive index of lens, जो लेंस का refractive index है, लेट मैंने इसको वाटर में डिप किया एंड उस वाटर का जो refractive index है that is going to be my dear equal to the refractive index of your lens। ठीक है my dear, means I can say my dear here refractive index of your lens is equal to refractive index of liquid, या वाटर ले लीजिए, ये आपके पास मेंशन है क्वेश्चन में। सो एग्जामिनर बोल रहा है देन फोकल लेंथ क्या आएगा, व्हाट विल योर फोकल लेंथ। सी मारिया, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लोगे, बहुत रिसेंटली आपके पास जेके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया था, डेराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट में था। सी sir, 1 by f can I write my dear with the help of lens maker formula, that is sir, mu means refractive index of lens minus my dear refractive index of liquid divided by beta refractive index of liquid। even आधे बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 minus n2 divided by n2 into my dear 1 by r1 minus 1 by r2। ये सब को ये फेवरेट इक्वेशन याद है, यहां से तो बेटा मुझे कोई मतलब ही नहीं बनता, अभी कोई मतलब ही नहीं बनता। सो मुझे जो मतलब बनता है वो बेटा म्यूज के साथ बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ बनता है ना मारिया। सो मींस क्या बोला एग्जामिनर ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड जिसमें आपने इस लेंस को डिप किया है। सी मारिया सर, अगर सर लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिक्विड के बराबर है, अगर ये 2 है ये भी 2 है, सो 2 minus 2 that is going to be 0 and 0 into anything that is going to be always 0। so means यहां पर आपके पास बन जाएगा 1 by f is equal to 0, बन जाएगा कि नहीं। why, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव है वो लिक्विड के बराबर है, दोनों का बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, so 10 minus 10 that is going to be 0। so रिमेंबर दिस पॉइंट। सो अगर ये 0 आ गया, मुझे f चाहिए, सो f बनेगा बेटा दैट इज गोइंग टू बी 1 by 0 एंड 1 by 0 इज गोइंग टू बी माय डियर इनफिनाइट, सो इट विल बिकम इनफिनाइट। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके पास फोकल लेंथ बेटा इनफिनाइट बन जाएगा। गुड, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in a Young's double slit experiment, if the separation between the coherent sources is halved, आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेज है, या वाईडी एक्सपेरिमेंट तो सबने पढ़ा है, दो कोहेरेंट सोर्स लिए, इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज माय डियर हाफ किया जाता है। अगर पहले लेट d था, अब नया जो है दैट इज गोइंग टू बी d by 2। ओके, वेरी गुड।
एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स। आपको पता है कोहेरेंट सोर्स से जब लाइट्स निकलेंगे इंटरफेरेंस के बाद आपको सिल्वर स्क्रीन पे अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। स्क्रीन से इस कोहेरेंट सोर्स तक जो डिस्टेंस है दैट इज माय डियर डी, मगर एग्जामिनर उस डिस्टेंस को बेटा क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। अगर डबल कर रहा है तो फ्रिंज विड्थ नया क्या बनेगा, क्या वो दुगना होगा, क्या वो 4 टाइम्स बनेगा, क्या वो हाफ बनेगा, जो बना है लेट्स चेक इट आउट। ठीक है मारिया, सो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। सर दो कोहेरेंट सोर्स के बीच में सी मारिया, मैं यहां पर एक कोहेरेंट सोर्स ले लूंगा, लेट दैट इज योर S1, दिस इज माय डियर S2, इनके बीच में पहले डिस्टेंस D था, ये आपके पास बेटा स्क्रीन है, वेरी गुड मारियर, ये आपके पास स्क्रीन है, यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज बेटा कैपिटल D, ओके गुड। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर, नाउ नेक्स्ट क्या कर रहा है एग्जामिनर, अब सर ये डिस्टेंस को हाफ कर रहा है। नेक्स्ट केस सर एग्जामिनर अब स्लिट के बीच में डिस्टेंस को हाफ कर रहा है, दैट इज D/2, और स्क्रीन तक कोहेरेंट सोर्स से स्क्रीन तक ये डिस्टेंस को डबल कर रहा है, दैट इज 2D। ओके आपको बोला है ना यार फ्रिंज विड्थ क्या आएगा। सी मारिया, अगर मैं फ्रिंज विड्थ को पता है, सबको पता है सर, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं बीटा से डिनोट करूंगा, फ्रिंज विड्थ को मैं यहां पर बीटा से डिनोट करूंगा। सर फ्रिंज विड्थ सबको पता है, याद कीजिए बेटा, चाहे CI हो जाए या DI, चाहे कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव हो, सबको याद है सर, दैट इज माय डियर लैम्बडा D डिवाइडेड बाय, सर कितना होता है बेटा, लैम्बडा D/D होता है कि नहीं, याद कीजिए। सर अब सी हियर माय डियर, आप इसके पहले क्या लिख सकते हैं, सर आपके पास आएगा बीटा इज इक्वल टू, सर लैम्बडा ऐसे रख लो आप, डी का वैल्यू डाल दीजिए आप, सर पहले तो डी है, सर पहला तो डी है और ये भी बेटा डी है, सो मींस ये पहला इक्वेशन बनेगा। नाउ नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगा अब सर उसको मैं बेटा नाम रखूंगा बीटा डैश इज इक्वल, जो नया इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है माय डियर, सो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, नया जो आपके पास बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी, मैं यहां पर लिख लेता हूं बेटा संगीता लिखता हूं, बीटा डैश दैट इज गोइंग टू बी सर लैम्बडा ऐसे इनटू माय डियर, आपके पास अब डी का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज ट्वाइस, दुगना हो गया, कौन सा डिस्टेंस, फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज अप टू माय डियर स्क्रीन तक, मींस वो हो गया ट्वाइस डी डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास D दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज, वो कितना हो गया हाफ, दैट इज D/2, सो मींस आपके पास बन गया बीटा डैश, नया फ्रिंज विड्थ ये ऊपर जाएगा, दैट इज गोइंग टू लैम्बडा इनटू 2 2 जार हो गया 4D डिवाइडेड बाय D। आप सी मारिया हियर, सो मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा डैश इज इक्वल लैम्बडा D/D, लैम्बडा D/D को बीटा बोलेंगे हम, सर लैम्बडा D और D इसको आप बीटा बोलेंगे, बचा क्या बेटा 4, सो ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ बीटा, मींस पहले से 4 गुना वो ज्यादा होगा, सो 4 टाइम्स, दिस इज द राइट आंसर। ओके गुड मारिया, very easy. So moving to the question next, a linear aperture whose width is Maria 0.02 centimeter is placed immediately in front of focal length 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इमीडिएटली रखा है, तो मींस यहां पर पहला पॉइंट आप क्लियर कर देंगे, अगर इमीडिएटली की बात कर रहा है सो फोकल लेंथ बराबर होगा D को एंड वो बन जाएगा 60 सेंटीमीटर, ये पॉइंट आपसे आ रहे पहले क्लियर करेंगे। सर इमीडिएटली की बात मींस फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू योर D एंड दैट D विल बी योर माय डियर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो एपरेचर है इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बी अ पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ, जिसका लैम्बडा का वेवलेंथ जो है दैट इज 5 into 10 the power -5 सेंटीमीटर। ओके माय डियर, उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड मींस मिनिमा, ठीक है माय डियर, अगर आपके पास योर डार्क के बदले आपके पास ये होता लाइटर, ठीक है माय डियर, सो दैट इज योर मैक्सिमा, दैट इज योर CI, ओके राइट बेटा, और द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स ऑफ स्क्रीन इज, दैट इज माय डियर गिवन एज, सीधे आंसर लिखते हैं, बिल्कुल इजी है सर, y इज इक्वल लैम्बडा D डिवाइडेड बाय दैट इज A, वेयर A इज योर एपरेचर जिसका विड्थ होगा एंड लैम्बडा इज योर वेवलेंथ एंड D इज योर डिस्टेंस। सी माय डियर, लैम्बडा का वैल्यू दैट इज 5 into 10 the power -5 into D का वैल्यू दैट इज बेटा जी 60 डिवाइडेड बाय A कितना आपके पास दैट इज 0.02, कैन आई राइट इट इज
2 into 10 the power minus 2. वही हो गया बेटा 0.02. See here, sir, it is going to be 2 ones are 2 30s are. So 5 into 30, that is 150 into 10 the power minus 5 into 10 the power minus 2 ऊपर जाएगा, that is going to be 10 the power 2. So that is going to be 150 into 5 में से 2 घटाएंगे, that is going to be 10 the power minus 3. That is going to be 150 divided by 10 the power minus 3 हो गया 1 2 3 0 0 0 कैंसल, 2 के बाद चढ़ा दो, that is 0.15 सेंटीमीटर. कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? That is going to be, this is your right answer. डिस्टेंस निकाला था पहले डार्क ब्रांड का, सो आराम से आपने निकाला, जहां पर मिनिमा हो जाएगा, दैट इज माय डियर 0.15 सेंटीमीटर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज रथरफोर्ड. वेरी गुड मारियो. ओके सर, आपके पास एग्जामिनर बोल रहा है सर इट इज वैल्यू इज, कितना वैल्यू होता है माय डियर? इसका वैल्यू होता है दैट इज 1.0 इंटू 10 द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. ये आप याद रखेंगे बेटा, जब भी आप रेडियो एक्टिव जो आपके पास यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव दैट इज रथरफोर्ड, इसका जो वैल्यू होता है, इस टर्म का जो, इस यूनिट का जो वैल्यू होता है रेडियो एक्टिव रथरफोर्ड का, दैट इज 1.0 इंटू 10 द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन per second. Moving to the next. Which of the following statements is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास सही नहीं है? See here. Sir, the resistance of intrinsic semiconductor decreases with increase in temperature. That is very much true, my dear. आपको बोलना है कौन सही नहीं, क्यों नहीं है? See here. आपके पास दो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वन इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. आपके पास सर टेम्परेचर बढ़ाने से सी मारिया आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, उसकी वजह से जो थर्मल एनर्जी आपके पास, जो आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं थर्मल एनर्जी बढ़ता है, आपके पास जो कंडक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन वो बढ़ जाते हैं और आपका वैल्यू ऑफ करंट बढ़ता है. ऑब्वियसली माय डियर टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है. दैट इज वेरी मच ट्रू. सेकेंड, आपके पास सर डोपिंग ऑफ प्योर सिलिकॉन विथ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी गिव्स पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. सी माय डियर, यहां पर आप क्लियर कर लेंगे दो चीजें. जब भी आपके पास दो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म होते हैं, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर फॉर्म होते हैं. एक्सट्रिंसिक कब बनते हैं? जब आप इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म को डोपिंग करते हैं. डोपिंग मीन्स उसमें आप इंप्योरिटी ऐड करते हो. हमारे पास अब दो टाइप के इंप्योरिटी होते हैं. अगर मैंने सर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, याद रखिएगा सर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अगर आपको आपने इंप्योरिटी ऐड किया दैट इज ट्राइवैलेंट, वो एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं. सो रिमेंबर आपके पास जो बन जाएगा दैट इज योर पी टाइप. पी टाइप को पता है जिसमें मेजॉरिटी होल्स होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म को आपने इंप्योरिटी ऐड किया दैट इज पेंटावैलेंट, मींस वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं. आपके पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा दैट इज योर एन टाइप. एन टाइप मींस जिनमें होल्स सबसे मिनिमम होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ चार्ज के बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो मींस हां, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी के साथ जो ही प्योर फॉर्म को आप ऐड करोगे ट्राइवैलेंट, तो आपको मिल जाता है कौन सा? पी टाइप. वेरी मच राइट. अगर बोलता है ये क्या, वन मोर पॉइंट सर, क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ ऐड किया मैंने पेंटावैलेंट, एन टाइप आएगा, तो तब भी सही था. ठीक है माय डियर. अब the majority next carriers in n-type semiconductor are holes. That is, I think, very much wrong. क्योंकि n-type और p-type होता है, you know that p-type में majority charge carriers आपके पास holes होते हैं and minority are the electrons. While as in n-type में majority electrons होते हैं and minority are the electrons. So यहाँ पर क्या बोलता है? Majority in n-type are your holes. That is very much wrong. Okay, my dear. And last, p-n junction diode can act as a semiconductor diode. That is very much true. p-n junction diode आपने बेटा पढ़ा होगा, तो obviously p type or n type that act as a diode. So means first option is right, second is right, fourth is right, and the wrong is option number third is the right answer. क्योंकि क्वेश्चन यही बोला था which of the following statements is not true. Okay, good. Next question. An AC signal of 50 hertz, my dear, AC सिग्नल है
जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इज इनपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर में यूजिंग डायोड्स। आपने डायोड्स बेटा दो डायोड्स लिया, ओवैसी मारिया। जब पीएन जंक्शन डायोड का आप फुल वेव रेक्टिफायर लेते हैं, आप दो डायोड्स का सहारा लेते हैं। एक टाइम पे बेटा जब फॉरवर्ड बायस होता है D1 कंडक्ट करता है, D2 कंडक्ट नहीं करता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल लगाते हैं सो D2 कंडक्ट करता है, D1 नहीं करता है। सो मींस दोनों केसेस में आपको बेटा आपको आउटपुट मिलता है, दैट इज व्हाई इट एक्ट एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब अगर हाफ ये होता है उसमें एक ही डायोड आप इस्तेमाल करते हैं। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी आफ्टर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगा सो आपके पास सर आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। याद रखिएगा जब आप फुल वेव रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद वो बेटा डबल होती है। सो नया फ्रीक्वेंसी एफ डैश विल बी ट्वाइस ऑफ योर इनपुट फ्रीक्वेंसी। क्यों? इसमें जितने भी बेटा नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू योर पॉजिटिव टर्मिनल्स। ठीक है बेटा, सो एफ डैश बन जाएगा ट्वाइस ऑफ। आप इस चीज को याद रखेगा सर, नया फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ योर ओरिजिनल इनपुट से। सो मींस एफ डैश आपके पास आएगा दैट इज 2 into बेटा 50, दैट इज गोइंग टू बी 100 हर्ट्ज। नया फ्रीक्वेंसी 100 आएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड। वेरी गुड। Okay, moving to the next. What is the value of inductance? आपके पास एक इंडक्टर लिया जिसका इंडक्टेंस L for which the current is maximum in a series LCR circuit. एक LCR circuit सीरीज में लिया, आपको बोलना है सर what will be the maximum value of inductance? That is my dear, मुझे L का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कब बेटा? For the current to be maximum, I बेटा मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है मारिया सर, आपके पास कैपेसिटर का वैल्यू दैट इज 10 माइक्रोफैरड गिवन एंड योर ओमेगा दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज माय डियर 1000 सेकंड इनवर्स। ओके बेटा, आपको आप बोलना है सर कहां पर बेटा आपके पास व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल सो दैट आपके पास करंट मैक्सिमम आए। ये याद रखिएगा सर, कब बेटा मैक्सिमम आता है? जब ये सर्किट बेटा याद रखेगा ये शो करेगा, ये थे याद बेटा, ये पॉइंट आप क्लियर करेंगे सर। आपके पास जब ये सर्किट रेजोनेंस करेगा आपके पास करंट जो है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है माय डियर, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस फॉर द करंट टू बी द मैक्सिमम। नाउ सी हियर, आपने पढ़ा होगा बेटा, याद कीजिएगा सर, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1/LC। इवन लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन भी आया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। लास्ट अगर आप चेक करेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था। सी ईयर क्या क्वेश्चन पूछा था सर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? सी ईयर ये इक्वेशन को आप और थोड़ा सा आप रिशफल कर सकते हैं, आप नचा सकते हैं। सी ईयर ओमेगा के बदले आप सी मारिए, व्हाट कैन आई राइट बेटा? ओमेगा को आप लिख सकते हैं स्क्वायर जाएगा रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1/LC, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1/अंडर रूट ऑफ LC। लिख सकते हैं, कोई मसला होना भी नहीं चाहिए इसमें। अब ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल टू सर टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2π/t। ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू सर 1/अंडर रूट ऑफ LC। अगर t निकालूंगा तो जरा आप बेटा t निकाल लीजिए आप। अगर आप यहां पर t निकालेंगे सो t क्या आपके पास आएगा? सी मारिया रेसिप्रोकल आप कर लीजिए। ठीक है मारिया, या आप सीधे लिख सकते हैं सर, जरा रेसिप्रोकल आप बोथ साइड्स कीजिए बेटा t, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर 2π इनवर्स ऑफ टाइम। इनवर्स ऑफ टाइम अगर मुझे t ने f निकालना होगा सर, इनवर्स ऑफ टाइम दैट इज f इज इक्वल टू 1/अंडर रूट ऑफ LC। सो f किसके बराबर आएगा? सो f इज गोइंग टू बी, सो 2π डिवाइड में जाएगा, दैट इज 1/2π अंडर रूट ऑफ LC। दिस f इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लास्ट ईयर से क्वेश्चन आया था सर, ये एफ जो होता है दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/2π√LC। आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। कैसे? ओमेगा देखो, ओमेगा स्क्वायर होता है 1/LC एंड ओमेगा आएगा स्क्वायर जाएगा रूट 1/√LC। 1 रूट के बाद 1 ही आएगा तो नीचे √LC। ओमेगा होता है दैट इज 2π/t 1/√LC। सर 2π रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज नोन एज f, मगर ये f कौन सा है? दिस इज नाउ योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये याद रखिएगा, इज इक्वल 1/√LC। सो अगर f निकालना हो तो 2π डिवाइड में जाएगा 1/2π√LC। लास्ट यहां से क्वेश्चन पूछा था, मगर यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है सर, ओमेगा स्क्वायर होता है 1/LC। इस इक्वेशन को बड़ा याद रखेगा आप। सर
मुझे क्या निकालना है, आई टू फाइंड माय डियर एल। सर किस वैल्यू पे आपके पास, याद रखिएगा, किस वैल्यू पे आपके पास करंट का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। सर एल निकालना है, सो एल का क्या वैल्यू होगा, सो दैट करंट शुड बी मैक्सिमम। सो एल आएगा दैट इज 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी। सो दैट इज गोइंग टू बी माय डियर, आई कैन राइट हियर एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा, ओमेगा वैल्यू क्या है 1000, सो दैट इज गोइंग टू बेटा 1000 का स्क्वायर इनटू सी, सी इज योर कैपेसिटी दैट इज 10 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो मीन्स 10 द पावर -6, सो मीन्स ये बन जाएगा आपके पास 10 इंटू 10 द पावर -6। ओके माय डियर, सो दैट इज गोइंग टू बी सर 1 डिवाइडेड बाय 1000 का स्क्वायर दैट इज 10 द पावर 6। ओके बेटा, इनटू ये कितना बन जाएगा, और ये एक, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सीधे बेटा, सी आई कैन राइट हियर इट इज 1 डिवाइडेड बाय सी माय डियर 1 डिवाइडेड बाय सर 6, क्योंकि 1000 को दो बार आप कर लो बेटा, 3 0 मल्टीप्लाई में 3 0 दैट इज 10 द पावर 6, और एक दैट इज 10 द पावर 7 इनटू बेटा 10 द पावर -6 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, 7 में से 6 घटा दो बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 1, सो 1 बाय 10 दैट इज 0.1। सर 0.1 क्या, सी माय डियर इट इज 0.1 सर क्या, एच, याद रखेगा हेनरी। अब इसको कन्वर्ट करेंगे एमएच में, दैट इज 0.1 कितना होता है, दैट इज सर 100 mH मिली हेनरी, दैट इज 100 mH, दैट इज द राइट आंसर। ओके माय डियर, वेरी गुड। ठीक है बेटा, यहां तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए 0.1 को बेटा आप मल्टीप्लाई 1000 कर लो, दैट इज गोइंग टू बी क्या 100 mH, मिली में कन्वर्ट करेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल आसान। सो नेक्स्ट, an electron and proton are accelerated through the same potential difference। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, सो पोटेंशियल डिफरेंस उनको सेम दिया गया है। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपको क्या निकालना है, उनका रेशियो निकालना है। सी एंड वी नो दैट बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपके पास और एक इक्वेशन, आपके पास 2-3 इक्वेशन से इंपॉर्टेंट है, दो याद रखिएगा सर। एक तो बेटा आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब भी अंडर पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसका आपको सबको पता है दैट इज 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √v। ये माना ये तो एक इक्वेशन है। एंड सेकंड बेटा, इन टर्म्स ऑफ योर मास एंड द चार्ज दैट इज लैम्डा इज इक्वल h डिवाइडेड बाय √2m⁴v। ये बेटा याद रखिएगा, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है माय डियर, सर जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड प्रोटॉन है, ठीक है माय डियर, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का मास होगा दैट इज me, लिखेंगे शाबाश बेटा, एंड प्रोटॉन है उसका मास मान लेंगे mp। ओके, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस v, इनका सेम है। द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या होगा, सी आपको रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। सो ये आपके पैरामीटर्स जहां पर लैम्डा डिपेंड कर रहा है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट वो दोनों का सेम होगा, दैट इज गोइंग टू बी कैंसल, डोंट टेक दीस थिंग्स। आधे क्या करते हैं एग्जाम में, पहले लैम्डा 1 इलेक्ट्रॉन का बनाएंगे, फिर प्रोटॉन का बनाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर कैंसल करते हैं। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। सी एच दोनों का सेम होगा, सो वैसे कैंसल। अब 2 दोनों का कांस्टेंट कैंसल होगा। अब उसके बाद क्यों, उसके ध्यान मेरी ओर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओब्वियसली एक का चार्ज प्लस 1.6 10 द पावर -19, दूसरे का -1.6, दोनों का कैंसिल होगा, कोई मसला ही नहीं। v का भी कोई जिक्र नहीं है। अब यहां पर जो मसला है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, यहां पर जो मसला है दैट इज m का। सो मैं देखूंगा सर ना ये मुझे कोई टेंशन उठा रहा है, ना ये पैरामीटर टेंशन उठा रहा है, ना ये है ना ये। सो मींस m आपका सारा यहां पर रिलेशन देने वाला है। सो मींस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। वेरी गुड मारिया, बिल्कुल आसान। क्योंकि देखे आप पोटेंशियल एक्सेलरेट द सेम पोटेंशियल v का कोई मसला नहीं है। q1 बच गया चार्ज, दोनों का बेटा चार्ज, एक का प्लस 1.6 होता है इन द 10 द पावर माइनस, दूसरे का माइनस, तो वो भी कोई मसला नहीं, कैंसिल आउट। h प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों का कैंसिल आउट। अब यहां पर जो है दैट इज 2, दोनों का कैंसिल आउट। अब यहां पर जो मसला है दैट इज अबाउट द m। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लैम्डा विद m, दैट इज इनवर्स
of under root m. So I can write, my dear, lambda of electron divided by lambda of proton is equal to under root of inverse है तो बनेगा mass of proton divided by mass of electron. Can I write, my dear, lambda e divided by lambda p, wavelength of electron with respect to the wavelength of proton. So बन जाएगा सर m mass of proton divided by mass of electron raised power, रूट का मतलब 1/2. देखो रूट में तो यहां पर नहीं है, यहां पर 1/2 में है. दैट इज वाई mp by mp me mass of proton divided by mass of raised power 1/2. दैट इज द राइट आंसर. इनफैक्ट अगर रेशियो भी बोलेगा तो आप मास ऑफ, अगर और एक टर्म में भी क्वेश्चन ये पूछा गया सो मास ऑफ प्रोटॉन डाल दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, सो वहां से भी आप और एक रेशियो अगर उस टाइप का आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे. ठीक है माय डियर. एंड नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 25. If 10% of radioactive material decays in 5 days, आपके पास एक रेडियोएक्टिव मटेरियल मैंने लिया बेटा, ठीक है, ये डिके कर रहा है, कितना कर रहा है, 10% ये डिके कर रहा है, कितने दिनों में बेटा, 5 दिनों में. मीन्स 90% जो इसका है दैट इज अनडिकेड. याद रखिएगा. सो आपके पास एक क्या है, रेडियोएक्टिव मटेरियल जो 10% सर डिके कर रहा है 5 दिन में. अब 90% जो होगा दैट इज नाउ अनडिकेड पार्ट. ओके माय डियर. Then the amount of original material left after 20 days is approximately. अगर सर 5 दिन में ये 20% 10% डिके कर रहा है, फिर और 5 दिन, 20 दिन के बाद अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कितना आपके पास, कितना परसेंट लेफ्ट बचा होगा मटेरियल का. सी हमारी, ये तो क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल आसान है. आपके पास लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. ठीक है मारिया, उसका टी हाफ भी है आपके पास. इनफैक्ट मारिया very important equation, that is n is equal to n naught e the power minus lambda t. very important equation. यहां पर बेटा आपके पास दो केसेस बनेंगे. दो केसेस क्या बनेंगे सर, सी है हमारी. दो केसेस क्या बनेंगे, पहला केस है आपके पास 10% डिके कर रहा है 5 डेज में, उसके बाद 20 दिन के बाद क्या बोल रहा है. सो मींस यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस क्लियर कट बनने वाले हैं. सी मारिया, पहले सर 10% सर क्या हो रहा है बेटा, डिके हो रहा है. सो अनडिकेड पार्ट कितना है, दैट विल बी माय डियर 90% अनडिकेड होगा. जो भी डिके नहीं होगा 90% मींस माय डियर 0.9. ओके, जरा वैल्यू डाल दीजिए बेटा बेटा यहां पर आप. सो मींस सर 0.9 ऑफ, सी माय डियर, सो 0.9 ऑफ n naught original is equal to n naught e the power minus lambda t. So 90% means 90% of your original कितना है बेटा, अभी undecayed है. So 0.9 of n naught. So n naught cancel. Okay my dear, that is 0.9 is equal e the power minus lambda into t का वैल्यू आप डाल दीजिए बेटा. t का वैल्यू आपके पास क्या है, 5 days, that is 5. so it is going to be 0.9 e the power minus 5 lambda. very good Maria. now see here, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, सी टेक द लॉग, कैन आई राइट इट इज लॉग द बेस ई 0.9 इज इक्वल, ये बन जाएगा सीधे माइनस 5 लैम्डा. जरा इसको इधर शफल कीजिए, ये बन जाएगा सर, कैन आई राइट इट इज 5 लैम्डा इज इक्वल सर, सी हमारी, कैन आई राइट इट इज लॉग ऑफ E divided by 1.09, 1 divided by 0.9. ठीक है हमारे, वेरी इजी. अब नाउ सी ये दिस इक्वेशन नंबर 1, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 रख सकते हैं आप. नाउ मूविंग टू द इक्वेशन नंबर 2. सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा सर, नाउ आपके पास लेट बेटा 20 डेज के बाद जो आपके पास लेफ्ट बचा उसको मैं x मानता हूं सर. x जो है दैट इज द रिमेनिंग पार्ट जो बच गया इस रेडियोएक्टिव सबस्टेंस में आफ्टर बेटा कितने दिनों के बाद, दैट इज आफ्टर 20 डेज. जरा इक्वेशन बना दीजिए. सो एज वी नो बेटा n इज इक्वल n द पावर e द पावर n नॉट e द पावर माइनस लैम्बडा t. अब ये n जो है ये कितना है, दैट इज x टाइम्स ऑफ n नॉट. ओके माय डियर, इतना बच गया ओरिजिनल का x टाइम्स आफ्टर 20 डेज. अब दैट इज इक्वल टू, क्यों यही x मुझे निकालना है. ठीक है मारिया, सो मींस n नॉट e द पावर माइनस लैम्बडा इनटू t कितना है बेटा, दैट इज 20 डेज. ओके बेटा,
यहाँ पर तो लैम्डा का कोई जिक्र नहीं है, दैट इज डिकेइंग कांस्टेंट, वैसा कुछ यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है. सो मींस n naught cancel, so x is going to be that is e the power minus 20 lambda. Take the logarithm, that is log, see हमारे here, log the base x is e is equal that is minus 20 lambda, that is यहाँ लाए बेटा, that is 20 lambda is equal that is going to be see here log the base e 1 by x. That is your equation number second. Okay बेटा. बिल्कुल सिंपल मैथ्स है. जरा दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए. वहां पर क्या आया था, पहला इक्वेशन आया था आपके पास सी 5 लैम्डा इज इक्वल लॉग द बेस ई 1 बाई 0.9. दिस वाज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, पिछले स्लाइड में चेक कर लीजिए. एंड दिस वाज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. जरा डिवाइड कीजिए. 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 20 लैम्डा इज इक्वल sir log the base e 1.0.9 divided by log the e 1 by x. And can write beta lambda cancel, 5 that is 1 by 4. I can write this as beta log the base 10 0.9 and इसको लिख सकते हैं बेटा it is log the base 10 बेटा x. जरा क्रॉस कीजिए बेटा. So it is going to be 4 log 10, ठीक है माय डियर, इनटू 0.9, ओके, इज इक्वल 4 log 10 x. After solving my dear for the x, it is going to be 0.65. जरा परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, that is going to be beta 65%. So which is the right answer? So right answer check कीजिए बेटा, that is going to be 65%. So 65% is the option number second. Okay, very good Maria. This was the part from your up to 25 questions Maria discussed. So rest is going to be discussed by the Khalid sir. Okay, thank you so much Maria students.